स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम भारतीय संविधान सभा, जिसमें किसी न किसी एग्जाम में आपको एक से एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देता ही है, और इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर हम एक नवाचारी तरीके से इस पूरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम पहले इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस पर समझ विकसित करेंगे, साथ ही साथ फिर हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और पैराग्राफ के माध्यम से हम उसके आंसर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, उसके अंत में एक नोट्स के रूप में हम अपनी पूरी समरी को तैयार कर लेंगे, जिससे ये लंबे समय तक याद रह पाएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, 1895 के अंदर जब स्वराज विधेयक की तैयारी के पीछे जो मार्गदर्शक शक्ति थी, वो कौन थी, आपको पता है? तो दोस्तों, आपके मन में सबसे पहले विचार आएगा, चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले लाला लाजपत राय, ये भी एक महत्वपूर्ण, और बाल गंगाधर तिलक, ये भी राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में से एक थे। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में से एक थे, और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अब हम इन चारों का ही अध्ययन कर लेंगे। कैसे? कि जब हम ये चारों ऑप्शंस को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे चारों ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। मैं थोड़ा उसी साइज में ला देता हूं आपको वापस। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले भारतीय संविधान में बात करें तो भारतीय संविधान के संदर्भ में हम सबसे पहले स्वराज विधेयक की बात करते हैं। तो स्वराज विधेयक की जब बात करते हैं तो ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो संविधान सभा का पहला विचार का उल्लेख किसमें किया? स्वराज विधेयक में, जो कि 1895। स्वराज 1895 कैसे याद करेंगे दोस्तों? स्वराज मतलब 95, स्वराज मतलब 95, 5 आदमियों को क्या मिलेगा? स्वराज। 5 आदमी मतलब पंचायत, पंचायत मतलब भारत के अंदर कहाँ है पंचायत? तो स्वराज विधेयक से हम इसको रिलेटेड कर सकते हैं कि लास्ट में स्वराज विधेयक में क्या आएगा? 5। तो 1895 में हम एक तरीके से याद कर सकते हैं इसे, क्योंकि स्वराज विधेयक 5, लास्ट में पंच, और पंचायत आपको पता है, और उसके अंदर सबसे पहले क्या बात की थी? ये 5 से एक याद करने का एक तरीका है दोस्तों। फिर हम इसके बाद गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने 1922 में ये कहा कि संविधान भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, या इच्छा को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय विधेयक की बात करें, जो कि दिल्ली की एक सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था, और वो डेट थी हमारी 1925 के अंदर, और 1925 में एक मसौदा तैयार किया गया, और संविधान के तैयार करने के संदर्भ में यह फर्स्ट प्रयास था किसी संस्था के द्वारा। फिर इसके बाद हम 1934 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी बात करते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1934 में भारत में संविधान के निर्माण की मांग को प्रशस्त करती है, और संविधान के निर्माण के लिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं भी प्रकाशित करती है। इसके बाद दोस्तों, हमारे पास हमारी संविधान सभा के पहले और प्रमुख चेहरों के रूप में सामने आते हैं हमारे, जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता है कि नेहरू जी ने 1838 में वयस्क मताधिकार का आह्वान किया था दोस्तों, और वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हो और उसके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हो। तो दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शंस क्यों आए। तो दोस्तों, आपको पता है लाला लाजपत राय तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई, और ये हमारे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या स्वराज विधेयक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पढ़ते हैं, और जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग को पहली बार प्रस्तुत किया था दोस्तों। महात्मा गांधी ने किस वर्ष यह कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा पर आधारित होगा? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि वो 1922, भारतीयों की इच्छा मतलब 22 मतलब भारतीयों की इच्छा
2022, वो 1922, ठीक है। आपको पता है कि इसको कैसे याद कर सकते हैं हम 2022 से, क्योंकि 2022 अभी साल गया है और इसके अंदर हम कोरोना के बाद अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे थे, तो उसी समय गांधी जी ने भी कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, और वो सन था हमारा 1922, आज से लगभग 100 साल पहले। वैसे तो 101 साल हो गए हैं, उससे 100 साल पहले ये बात कही थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, आपको पता है कि हमने दिल्ली के अंदर ये बैठक पड़ी थी इसके संदर्भ में, और दिल्ली के संदर्भ में इस एक मसौदा तैयार किया गया था, और वह किस समिति की सिफारिश पर? सप्रू समिति की सिफारिश पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक जो कि 1925 के अंदर प्रस्तुत किया गया, और इसके अंदर सर्वदलीय सम्मेलन था जो सप्रू समिति के आधार पर तैयार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष की? तो दोस्तों आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की जो मांग की थी वो 1934 में की थी। अब दोस्तों आपको पता है कि 1938 में भारत के संविधान के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार पर विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? और वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इसके बाद दोस्तों चले हम 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों हमारे पास आ जाती है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में हमें कुछ जानकारियां याद होनी चाहिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों आप चलते हैं, मैं आपको कैबिनेट मिशन के बारे में ले चलता हूं। हालांकि मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आपको आसानी रहे समझने में। दोस्तों कैबिनेट मिशन की जब हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन का उद्देश्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली को जो राजनीतिक गतिरोध चल रहे थे उनके हल करने के लिए भारत के अंदर क्या भेजा? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के संदर्भ में आपको पता है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे, जिसके अंदर पहला था हमारे स्टोफर क्रिप्स, फिर इसके बाद आ जाता है हमारा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। आपको पता है कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और भारत सचिव होने के नाते ही इन्हें कैबिनेट मिशन का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष भी इन्होंने नियुक्त कर दिया। ठीक है, और आपको पता है कि इसका आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 के अंदर। कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। और इसने अपनी योजना या अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? 16 मई 1946 को। तो स्टोफर क्रिप्स की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को। याद रखना है आपको ये। कैबिनेट मिशन योजना की जो मुख्य प्रावधान थे उसके अंदर पहला प्रावधान था भारतीय संघ का निर्माण करना। भारतीय संघ का निर्माण कैसे किया जाएगा? पहले नंबर पर तो ब्रिटिश सरकार और दूसरे नंबर पर रियासतों को मिलाकर। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि विदेशी मामले, सुरक्षा, संचार को नियंत्रित करने के लिए जो हमारा संघ है उसके पास शक्ति होगी, जबकि प्रांतों के पास अवशिष्ट शक्तियों का भी प्रावधान करता था कैबिनेट मिशन। जब संघ की कार्यकारिका और विधायिका के संदर्भ में कैबिनेट मिशन की योजना की बात करते हैं तो ब्रिटिश और देसी रियासतों दोनों का प्रतिनिधित्व से मिलकर संघीय कार्यकारी और विधायिका के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, और कुछ मनोनीत भी किए जाएंगे। तो दोस्तों रियासतों के संदर्भ में कहा गया कि रियासतें स्वतंत्र भी रह सकती है या वे शामिल भी हो सकती हैं भारत संघ में। अब इससे ये एक विवाद का विषय भी था हमारे पूरे संविधान सभा के अंदर। और फिर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता का क्या उन्मूलन हो जाएगा कैबिनेट मिशन के बाद? तो हाँ बिल्कुल दोस्तों, इस हमारे जो कैबिनेट मिशन था इसके अंदर स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया था। इसके बाद चलते हैं दोस्तों संविधान सभा के चुनाव की बात। जब हम संविधान सभा के चुनाव की बात करते हैं तो संविधान सभा के निर्माण के लिए शीघ्र ही चुनाव होंगे, ये कैबिनेट मिशन ने घोषित कर दिया था। और संविधान सभा की संरचना के संदर्भ में कैबिनेट मिशन ने कहा कि प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों द्वारा निर्वाचित, हालांकि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए और रियासतों द्वारा कुछ निर्वाचन भी किया तथा कुछ मनोनीत भी किए गए। और जनसंख्या को किस प्रकार से चुना जाएगा? तो दोस्तों जनसंख्या को चुनने का एक ही प्रक्रम था, 10 लाख पर एक व्यक्ति। ठीक है,
इसके बाद हम चलें समुदाय समुदाय के रूप में भी क्या सीटें विभाजित थी? हाँ बिल्कुल दोस्तों, 3 प्रकार की सीटें विभाजित की गई। हालांकि इसमें भारतीय यूरोपियों को भी शामिल किया गया था, सामान्य, मुस्लिम और सिख। और सिख के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये केवल पंजाब में विभाजन किया गया। अब जब हम रियासतों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, तो रियासतों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में हमें याद रखना है कि ये परामर्श के माध्यम से तय किया जाना था। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन ने आपको पता है कि 389 सदस्यों को निर्धारित किया, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से तथा 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से निर्वाचित करना था या उनका चयन करना था। तो दोस्तों, आपको पता है कि रियासतों से तो मनोनीत भी थे कुछ और कुछ निर्वाचित भी थे। ब्रिटिश प्रांतों और चीफ कमिश्नरी से इन यहाँ निर्वाचित सदस्य थे। दोस्तों, सदस्यों का जब हम विवरण की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन ने सदस्यों का विवरण, सामान्य सीटों की बात करें तो 213 सदस्य तथा मुसलमानों के लिए जो सीटें थी वो 79 तथा सिखों के लिए 4। अब प्रांतों व प्रभागों की बात करें तो प्रांतों को इसने 3 भागों में बांट दिया। दूसरी ओर भाग ए, जिसके अंदर मद्रास, उत्तर प्रदेश और बॉम्बे को शामिल किया, MUM, ठीक, MUB, ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं MUB से। और दोस्तों, भाग बी के अंदर पंजाब, सिंध व पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत को भी शामिल कर लिया गया। और भाग सी की बात करें तो असम और बंगाल, जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उसको शामिल किया गया। और कहा गया कि कैबिनेट मिशन में तत्काल और अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे कैबिनेट मिशन के क्वेश्चन पर। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों, बहुत सरल सा आंसर है इसका, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। अब 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना, ये भी ठीक है। राजनीतिक गतिरोध को हल करके अंतरिम सरकार का गठन करना, ये भी बात सही है। विभाजन योजना को अंतिम रूप देना, नहीं, ये नहीं है। भारतीय सेना की स्थापना करना। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा थी, ठीक है। क्या थी? संविधान सभा। हालांकि संविधान सभा के सदस्यों के संदर्भ में इसने कैबिनेट मिशन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसका सबसे सही और सटीक आंसर होगा ना वो भारत के अंदर राजनीतिक गतिरोध का हल करने तथा अंतरिम सरकार के कार्यों को सुगम बनाने के लिए कैबिनेट मिशन की स्थापना की थी। अब दोस्तों, हम बात करें कैबिनेट मिशन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का प्रावधान नहीं था। तो इसमें क्या योजना का प्रावधान नहीं था? ब्रिटिश भारत और रियासतों को शामिल करते हुए एक भारतीय संघ बनाना, ये बात भी सही है। ब्रिटिश भारत की संप्रभुता का उन्मूलन, ये बात भी थोड़ा बहुत सही है। केंद्रीय नियंत्रण के साथ एकात्मक राज्य का गठन करना, नहीं, ये बात तो कहीं कही नहीं गई। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का चुनाव, तो ये भी बात सही है। लेकिन आपको पता है कि ये सी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि कभी भी उन्होंने एकात्मक सरकार के संदर्भ में तो कैबिनेट मिशन ने बात ही नहीं की। तो कैबिनेट मिशन योजना के अब हमारा 9th क्वेश्चन है, अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो दोस्तों, आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना ने हमारे 389 सदस्यों का निर्धारण किया। तो आपको पता ही है वो 3 क्षेत्रों के अंदर, पहला ब्रिटिश प्रांत से, दूसरा चीफ कमिश्नरी से और तीसरा रियासतों से। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किस समुदाय का प्रतिनिधित्व केवल पंजाब से चुने गए थे? तो दोस्तों, आपको पता है कि सिखों का केवल पंजाब से प्रतिनिधित्व किया गया आरक्षित सीटों पर। अब जब हम संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधित्व के कुल संख्या की बात करते हैं, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से कुल प्रतिनिधियों की संख्या थी वो 292 सदस्यों की थी। और हमारे जब हम इसके अंदर 4 सदस्य और मिला देते हैं तो हमारे पास 296 सदस्य हो जाते हैं। और 296 सदस्य का मतलब क्या हो गया हमारे पास, कि हमारे पास जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उन दोनों को, जिसके अंदर चीफ कमिश्नर सिर्फ मिलाकर उन 296 सदस्य, और बाकी जो बचे हमारे पास क्या हो गए, रियासतों के सदस्य। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का प्राथमिक विभाजन था? तो दोस्तों, आपको पता है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को इसमें 3 भागों में बांटा गया, जिसके अंदर A, B, C और D, A, B और C।
3 भागों में बांटा गया है। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को ध्यान रखना दोस्तों, और कुल सीटें जो थी उनको सामान्य, मुस्लिम और सिख के रूप में विभाजित किया। आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना में असम और बंगाल प्रांत को किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया? तो आपको ये पता ही है कि हमारे भाग सी के अंदर असम और बंगाल को शामिल कर लिया गया, भाग सी। इसके बाद हम 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना के अंदर भाग बी के अंदर मुस्लिम बहुल का क्षेत्र था, और मुस्लिम भी बहुल के क्षेत्र को किसको शामिल किया? तो वो था दोस्तों हमारा, एक मिनट, बी के अंतर्गत प्रांत को वर्गीकृत किया जो कि मुस्लिम बहुल का था। तो दोस्तों बी के अंदर हम एक बार देख लेते हैं। हालांकि वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे नहीं, क्योंकि बहुत डीप हो जाते हैं और इतने डीप क्वेश्चन आसानी से पूछे नहीं जा सकते और याद रखने योग्य भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं एक बार पूरे प्रभाग, हालांकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, आप केवल ये याद रख सकते हैं। भाग बी के अंदर पंजाब और सिंध और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, तो ये याद रख सकते हैं आप। इसके बाद चले दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण के संदर्भ में 1938 में किस नेता ने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत की चर्चा की? तो दोस्तों ये आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस संदर्भ में चर्चा की थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में मुस्लिम समुदाय को आवंटित कुल सीटों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 79 सीटें मुस्लिम समुदाय को की गई आवंटित, और आपको पता है ये हमारे चीफ कमिश्नरी प्रांतों के लिए, ठीक है, या चीफ सिप के बारे में। समझौता समिति और रियासतों की समिति के बीच आपसी परामर्श के लिए निम्नलिखित में से किस समूह ने प्रतिनिधियों का चुनाव? एक बार दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। समझौता समिति और रियासतों की समिति के बीच आपसी परामर्श के माध्यम से निम्न में से किस समूह के प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया? तो दोस्तों आपको पता है कि ये रियासतों का चुनाव किया गया। इसमें समझौता समिति और रियासत समिति के आपसी समझौते के माध्यम से रियासतों के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया गया, ये निर्धारित किया था। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे पुराने वीडियो पर, जिस जहां जाके हम सभी को रिवीजन कर लेंगे एक तरीके से। दोस्तों जब हम भारतीय संविधान सभा की बात करते हैं तो स्वराज विधेयक को याद किया था, 5 से अंत में 5 आते हैं, और आपको पता है कि राज किसको मिलता है? पंचों को। पंचों के संदर्भ में 5 व्यक्ति को 1885 एक लॉजिकल तौर पर आप याद कर सकते हैं। महात्मा गांधी का आपको पता है 1922 के अंदर, महात्मा गांधी 1922 में, क्योंकि जब इच्छाएं की व्यक्त की जाती है तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तो दोनों पक्ष गांधी जी चाहते थे कि बराबर रहे, तो इसी कारण उन्होंने जब दोनों की इच्छाएं बराबर होगी तो दोनों के इच्छाओं के पक्ष भी बराबर होंगे। इसीलिए महात्मा गांधी के संदर्भ में हम याद कर सकते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी ने इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने वाला संविधान होना चाहिए, और यह संविधान सभा का निर्माण उनके लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये कब कही बात? 1922 के अंदर। और जब हम भारतीय राष्ट्रमंडल विधेयक की बात करते हैं 1925 के अंदर, जो कि सप्रू समिति के आधार पर निर्धारित किया गया, जो कि दिल्ली के एक सर्वदलीय सम्मेलन के अंदर प्रस्तुत किया गया था। ये संविधान के मसौदा तैयार करने पर पहला संस्थागत प्रयास था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ में अपनी आधिकारिक मांग को स्पष्ट किया, और जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार पर करने का आह्वान किया। कैबिनेट मिशन की जब हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन ने 1946 में, जो हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने राजनीतिक गतिरोध और भारत में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्टोफर क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में एक अपना आयोग भेजा, और आयोग कब भारत पहुंचा? 24 मार्च 1946 को, और 16 मई 1946 को इसने अपनी योजना प्रस्तुत की, और योजना प्रस्तुत करते समय कैबिनेट मिशन ने एक संघ बनाने का निर्माण किया गया, संघीय कार्यकारी और विधायिका के संदर्भ में प्रावधान किया गया, तथा रियासतों के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाए, तथा ब्रिटिश प्रभुसत्ता के उन्मूलन के संदर्भ में भी अपनी महत्वपूर्ण बातों को उजागर किया। भारतीय संविधान के चुनाव के संदर्भ में बातें की, तथा संविधान सभा की संरचना के बारे में भी इसमें चर्चा की। जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया, 3 समुदाय में सीटों का विभाजन किया गया, रियासतों का प्रतिनिधित्व
और कुल सदस्यों की संख्या 389 को निर्धारित कर दिया गया और सदस्यों का विवरण किया गया, जिनमें सामान्य को 213 सीटों पर अपना भाग्य आजमाने का मौका दिया। इसके बाद ए, बी और सी भागों में ब्रिटिश प्रांतों को विभाजित कर दिया तथा अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए कार्यवाहियां शुरू कर दी गई। तो दोस्तों ये था हमारा पहला वीडियो और अगले वीडियो के लिए आप तैयार हो जाइए, वो भी जल्दी आने वाला है।